गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 20 जनवरी है, तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स पर जो आप लोगों के लिए न्यूज़ कवर किया गया पीआईबी, दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसंता और पीटीआई से, जो यूजफुल होगा यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीसीएस और इससे संबंधित अदर स्टेट पीसीएस अगर आप लोग दे रहे हैं, जैसे एमपीपीसीएस, आरएएस, तो आप इसके लिए पीटी, मेंस और इंटरव्यू ओरिएंट कंटेंट को कवर करने के लिए हमसे जुड़ सकते हैं। तो आज का क्या महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे शामिल किया गया, उसे हम एक नज़र देख लेते हैं। सबसे पहले टॉपिक में है सशस्त्र बलों के लिए विजन 2047 रोड मैप। तो यह क्या है, यह किस तरीके से हमारे इकोसिस्टम को मजबूत करेगा, सशस्त्र बलों को मजबूत करेगा, उसकी रूपरेखा को बदलेगा, तो इस पर हम एक नज़र डालेंगे। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। फिर खो खो विश्व कप 2025 चैंपियन, तो पुरुष और महिला, मेल और फीमेल वर्ग में कौन कौन से जीते हैं, उससे संबंधित पीटी फैक्ट न्यूज़ को हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है अश्विनी वैष्णव दावोस में विश्व आर्थिक मंच 2025 में भाग लेंगे। तो 2025 का जो आयोजन आपको विश्व आर्थिक मंच, जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, उसके द्वारा किया जाएगा दावोस में। तो वहाँ पर उनके भारत की तरफ से अश्विनी वैष्णव नेतृत्व करेंगे। तो भारत इसमें क्या लक्ष्य निर्धारित कर रहा है, भारत इस पर क्या क्या बात करेगा, इन सारे टॉपिकों पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025, तो किस भारतीय को मिला है, इससे संबंधित पीटी फैक्ट को देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कोणार्क ओडिशा में खनन मंत्रियों के लिए तीसरे राष्ट्रीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो इससे संबंधित हम पीटी फैक्ट देखेंगे। साथ ही साथ जो खनन मंत्रियों का सम्मेलन होता है उसमें कौन कौन से रोड मैप तैयार किए जा रहे हैं आगे के लिए, तो इन सारे रोड मैप पर हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे मेंस में कि संकट में खेती बदहाल किसान, तो किसान की आय में वृद्धि करने के लिए सरकार की नीतियों को देखेंगे, सरकार की नीतियों को देखेंगे। साथ ही साथ भविष्य में कौन कौन से सुधार की आवश्यकता, उस पर भी बात कर लेंगे। नेक्स्ट है कि कुछ समितियों का गठन किया गया जिसने जिसने रोड मैप दिया कि रोड मैप दिया जिसके आधार पर आप काम कीजिए तो किसानों की आय बढ़ेगी। और 2022 का इम्पैक्ट क्या है, जिसमें बोला गया था आय दुगनी होगी, तो उस पर भी हम लोग कुछ चर्चा करेंगे। पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट से साथ ही साथ हम इस पर कुछ समीक्षात्मक बातें भी करेंगे, जिससे आप एक व्यू क्रिएट कर पाए कि किसानों की जो बदहाली का कारण, मूल कारण क्या है, और प्रश्न मेंस में आए या इंटरव्यू में पूछे तो आप इसके लिए सबसे बेस्ट उत्तर लिख पाए। तो यह सारी प्रक्रिया को हम इस मेंस के टॉपिक में कवर करेंगे। और ऐसे एडिटोरियल में हम लोग देखेंगे प्रतिफल की आस। आप लगातार सुनते होंगे कि जो प्रतिफल करता, अर्थात जिस प्रकार के हम अभ्यास करते हैं, इंतजार करते, उसी के अनुपात में हमें क्या मिलता है, फल मिलता है, या जो कार्य कर रहे हैं उसी का प्रतिफल मिलता है। इस प्रकार के आप कॉन्सेप्ट सुनते होंगे। तो यहाँ से हम एक ऐसे का पॉइंट निकालें, कुछ प्रश्न आपको अभ्यास का देंगे जिसको आप रिवीजन कीजिएगा अपने घर में, उस पर कुछ नोट्स क्रिएट कीजिएगा, माइक्रो नोट्स बनाइएगा। तो इस पर हम चर्चा कर लेंगे। तो लगातार हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो यह कोर्स जो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का, वो दो तरीके से आप लोग के लिए उपलब्ध कराया जाता है, एक प्राइम बैच के तौर पर, एक बेसिक बैच के तौर पर। प्राइम बच्चों को क्या दिया जाएगा, जो ये बैच परचेज करेंगे, डेली पीपीटी आपको क्लास के बाद अपलोड कर दिया जाता है टेलीग्राम चैनल पर, जिसको शेयर किया जाता है। तो आप वहां ज्वाइन करके इसका पीपीटी प्राप्त कर सकते हैं। डेली क्लास नोट्स उपलब्ध कराया जाएगा। डीएमपी, डेली मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाती है। यहाँ पर एक मेंस का क्वेश्चन आप लोग को पूछा जाता है। इससे होता है क्या है कि 365 दिन क्लासेज होंगी, या अधिकतम जितनी भी क्लासेज होंगी, आप उसमें एक डेली प्रश्न का, सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होते हैं, टॉपिक होते हैं, उससे प्रश्न बनाया जाता है, वहां से प्रैक्टिस करेंगे। उसका रिव्यू मेरे द्वारा ही किया जाता है और डॉट सॉल्विंग सेशन आपको रखा जाता है। तो इसके लिए क्या होगा कि आप एक तैयारी माहौल में रहेंगे, एनी टाइम एक्टिव मोड में रहेंगे, चीज़ों से एक्टिव रहेंगे। और मैंने अभी मेंस में बीपीएससी के मेंस के लिए एक वीडियो बनाया था जिसमें करंट की बात की थी, करंट अफेयर्स की। तो उसमें 310 नंबर कैसे आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस से या डीएलए, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस से आपको चीज़ें कवर हो रही है, तो आप उसकी महत्ता को समझ पाए होंगे। तो आप इसे ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और एक आंसर फॉर्मेट भी, आपको जो प्रश्न दिए जाएंगे उसका आंसर फॉर्मेट भी उपलब्ध कराया। ये सारे सुविधाएं प्राइम बच्चों को उपलब्ध कराया जाता है। जो बेसिक बैच के बच्चे हैं उनको केवल पीपीटी उपलब्ध कराया जाता है। जो पहले से बहुत बार तैयारी कर रखे हैं, उनकी आइडियोलॉजी विकसित रहती है,
तो उनको यह उपलब्ध कराया जाता है। यह यूट्यूब चैनल पर उपलब्ध होता है बेसिक बैच, जबकि प्राइम बैच आपको युक्ति या इसके ऐप पर सारी फैसिलिटी दी जाती है। फी स्ट्रक्चर की बात कर ले तो मात्र 599 में आपको प्राइम बैच की सुविधा, सारी सुविधाएं दी जाएगी। और आप पर डे के हिसाब से समझ लीजिए क्या इसकी कॉस्टिंग पड़ेगी, इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता है। यह आपका जीवन आपके सोचने समझने और लक्ष्य को प्राप्त करने का एक मार्गदर्शक के तौर पर काम कर सकता है, तो इसे जरूर परचेज कर सकते हैं। इसे स्कैन करिए या तो जाके ऐप पर आपको डेली हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस या डेली पेपर एनालिसिस आप सर्च कीजिएगा, आपको बैच मिल जाएगा। बेसिक बैच के लिए 1 रुपया भी पैसा नहीं देना, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री है। आप वहाँ से इसे वॉच कर सकते हैं, कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। और डीएमपी एक कॉन्सेप्ट है और 1-to-1 मेंटरशिप क्या है तो यह जरूर जान लीजिए। डीएमपी में आपको डेली मेंस प्रैक्टिस कराया जाएगा। यह दोनों बच्चों के लिए होता है। प्राइम बच्चों का केवल अंतर यह होता है इनकी कॉपी रिव्यू होती है मेरे द्वारा 1-to-1 मेंटरशिप में, पर बेसिक बच्चे को प्रश्न उपलब्ध करा दिया जाता है, वो अपना अभ्यास स्वयं से कर सकते हैं। जो सेल्फ स्टडी करते हैं उनकी बात हो रही है। अब यह क्या करेगा, यह मुख्य परीक्षा आपका जो मेंस होगा, पीटी क्लियर करने का जब मेंस की स्थिति में आएंगे तो यहाँ पे एक बेहतर उत्तर लेखन क्षमता को डेवलप करेगा, जिससे आप जीएस के पेपर, एसए के पेपर और आप इंटरव्यू में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। तो यह आपके लिए उपयोगी होगा। साथ ही साथ 1-to-1 मेंटरशिप में प्राइम बच्चों को यह उपलब्ध कराया जाता है सिर्फ, और उत्तर लेखन में सहायता कराया जाएगा, मूल्यांकन कराया जाएगा, लगातार उत्तर मॉडल भी उपलब्ध कराया जाएगा। ये 1-to-1 मेंटरशिप में आपको चीज़ें गाइड की जाएगी। इतना हो जाने के बाद लाइक से सब्सक्राइब तो बनता है, युक्तिया इसको सपोर्ट कीजिए ताकि हम और भी चीज़ों को कवर कर सके। हमारे विभिन्न प्लेटफॉर्म है जिससे आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर सकते हैं, व्हाट्सएप चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में आपको दिया हुआ है सारा लिंक। आपको क्या है कि यहाँ पर पेपर का अतिरिक्त कटिंग दिया जाता है, जो महत्वपूर्ण पेपर कटिंग है, जो आपको जो कवर करने की आवश्यकता है उसका उपलब्ध कराया जाता है। फिर आपको इंस्टाग्राम फेसबुक से हमसे जुड़ सकते हैं और हमें फॉलो कर सकते हैं। चलिए पहले टॉपिक पर आते हैं और देखते हैं। जब हम टॉपिक को देखते हैं तो सबसे पहले आपके ध्यान में आएगा विजन 2047 रोड मैप क्या है। तो ध्यान रखिएगा, आप जो चीफ ऑफ डिफेंस जो स्टाफ है जनरल अनिल चौहान, सबसे पहले पीटी फैक्ट में इसे ही याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा प्रथम चीफ सीडीएस कौन थे, प्रथम सीडीएस कौन थे, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो यहाँ पर ध्यान रखिए इनके द्वारा रोड मैप तय काम चल रहा है, ये बातें बोली गई जनरल चौहान के द्वारा। सबसे पहले हम भारत विजन, जो विजन हमारा 2047 से तैयार करने, जिस प्रकार से हम आज़ादी के 2047 के परिप्रेक्ष्य में बातें कर रहे हैं, शासन में प्रशासन में और अभिशासन में, 3 कॉन्सेप्ट है। और तीनों जगह हम बात कर रहे हैं, हर जगह सुधार की बात करें, लक्ष्य को बात कर रहे हैं। तो इसके लिए भी सेनाओं ने भी अपनी लक्ष्य को निर्धारित किया, जो मध्य 2025 के मध्य तक पूरा कर लेंगे और आधिकारिक तौर पर जारी किया जाएगा। तो रोड मैप यह आपको मध्य जो 2025 है अपने विजन को बताएगा, जो जारी करते हुए यह बताएगा कि हम दीर्घकालिक योजना क्षमता विकास क्या करना चाहते हैं, दीर्घकालिक एकीकृत परिप्रेक्ष्य योजना क्या होगी। इसी तरीके से पॉडकास्ट जो हमारा रक्षा सूत्र है, जो सीडीएस सैन्य मामलों के विभाग, इसकी भविष्य की योजनाओं के बारे में बात करेंगे। ये सब चीज़ें आपको वहाँ मिलेगी। तो ये सब चीज़ ध्यान रखना है कि आने वाले समय में आपसे यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, वो पीटी का क्वेश्चन हो या मेंस का क्वेश्चन हो। तो इस तरह दौरान आप चीज़ों को कवर करने की जरूरत है। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें याद रखनी, क्या याद रखनी है कि इससे संबंधित विजन जो 2047 है उसके संदर्भ में रोड मैप की मुख्य बिंदु निम्नलिखित हो सकती है या ऐसी संभावनाएं हैं कि हो सकती है। जैसे आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण पर बात होगी, वहाँ पर तकनीकी आधुनिकीकरण की बात हो सकती है, संयुक्तता और समकेलन, अच्छा समीकरण, अर्थात तीनों सेनाओं के बीच थिएटर कमांड्स की स्थापना को और मजबूत किया जा सकता है, आपसी समन्वय संसाधनों को प्रभावी बनाया जा सकता है, एकीकृत रक्षा प्रणाली को विकसित किया जा सकता है और भी बेहतर तरीके से डीआरडीओ के नेतृत्व में नई प्रौद्योगिकियों का विकास होगा। फिर अच्छा उत्पाद स्वदेशीकरण को बढ़ा, मेक इन इंडिया और आत्म भारत निर्भर पहल को प्राथमिकता दी जाएगी। घरेलू कंपनियों की निजी कंपनियों के साथ साझेदारी की बात होगी। यह साथ ही साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, साइबर सुरक्षा, स्पेस टेक्नोलॉजी में विशेषज्ञता के लिए काम किया जा सकता है। ड्रोन, रोबोटिक्स, उन्नत जो लड़ाकू विमान है उनमें अत्याधुनिक हथियारों के निर्माण की बात होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार प्रौद्योगिकी, और देखिए यह क्यों चर्चा हो रहा है, देखिए एआई और क्वांटम कंप्यूटर लगातार चर्चा का विषय है। आप साइंस टेक में इसे बार बार सुनते हो, तो इस प्रकार के टेक्नोलॉजी जहां जहां आती है तो इसे एक्टिव मोड में आप क्या करेंगे, वॉच करेंगे।
नेक्स्ट टॉपिक होगा मानव संसाधन पर सशक्तिकरण की बात होगी, साइबर और स्पेस सुरक्षा की बात होगी, वैश्विक रक्षा सहयोग, हरित रक्षा और समुद्री सुरक्षा की बात होगी। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस प्रकार के रोड मैप तय किए जा सकते हैं। इसमें रोड मैप जो आपको तीनों सेनाओं के एकीकृत प्रणाली को बात करेगा, एकीकृत प्रणाली की बात करेगा। तो हम वेट एंड वॉच की स्थिति में भी रहेंगे कि जब यह रोड मैप आएगा तो इसके संदर्भ में क्या क्या आपको विकास के तंत्र दिखेंगे या विकास रोड मैप तैयार किया जाएगा। तो इन सारे मुद्दों को आप एक बार जरूर नजर रखिएगा ताकि आप चीजों के समय एक्टिव मोड में काम कर सके। चलिए, इससे संबंधित एक प्रश्न देख लीजिए। क्या बोल रहा, विजन 2047 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, कौन सा कथन सही है। विजन 2047 का उद्देश्य भारत को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना, उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाना है। क्या यह कथन सही है, गलत है, यह बताना है। कौन सा कथन सही है। यह रोड मैप सशस्त्र बलों के तीनों अंगों थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच थिएटर कमांड्स की स्थापना पर जोर देता है। क्या यह कथन सही है, गलत है। इस पहल में केवल सरकारी क्षेत्र को प्रोत्साहित किया गया है, निजी क्षेत्र की भागीदारी को महत्व नहीं दिया गया है। क्या ऐसा विकल्प है, तो इसे बताने का प्रयास कीजिएगा। तो कथन दिया गया 1 और 2, 2 3, 1 3 और 1 2 3। तो सही उत्तर कमेंट सेक्शन में बताने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते, आगे प्रश्नों को देखते हैं। अगला टॉपिक है, आप इसको अच्छे से रखिएगा, आपको यहाँ से पीटी के प्रश्न दिखने को मिल जाएंगे। खो खो विश्व कप 2025 में पुरुष और महिला टीम बनी खो खो विश्व चैंपियन। तो देखिए कि आपको यहाँ पर खो खो विश्व कप 2025 दोनों पुरुष वर्ग और महिला वर्ग दोनों ने अपना क्या किया, दर्ज किया इतिहास। इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में इसका फाइनल खेला जा रहा था। भारतीय टीम ने नेपाल को हरा के ये नाम अब क्या किया, देश के नाम का रोशन किया, ये नेपाल टीम को हराया। अब जो फाइनल में भारतीय महिला टीम नेपाल की 78-40 से बड़े अंतर से जीती, वहीं विश्व चैंपियन खिताब जीता। अब कप्तान कौन थी, प्रियंका इंगल और चेरेथा बी के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद यह टीम ये सब जीती है। तो ये सब चीजें याद रखिएगा, कम से कम प्रश्न में आपको पूछा जा सकता है। क्लियर है। अब है कि यहाँ पर पुरुष खो खो में सर्वश्रेष्ठ अटैकर का पुरस्कार आपको सुयस गरगेट भारत के, सर्वश्रेष्ठ डिफेंड रोहित वर्मा नेपाल के, और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी मेहुल भारत के लिए चुना गया। याद रखिएगा। यहाँ पर एक चीज कम से कम 2-3 चीजें फैक्ट में आप लोग को जरूर याद रखनी चाहिए। अगर हम बात करें प्रीलिम्स टॉपिक के बारे में कुछ को, तो इसकी शुरुआत देखिए 20वीं सदी में एक संगठित खेल के तौर पर हुआ है भारत में। तो इसे या विश्व में हम बात कर ले इसको, तो इसे याद रखना है। 1914 में इसका पहला आधिकारिक नियमों का आयोजन किया गया। तो कब किया गया, 1914 में। 1923 में पुणे में ध्यानसा राज्य स्तरीय आपको टूर्नामेंट आपको आयोजित किए गए थे। और स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1959 में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना, जिसे KKFI कहते हैं, जिसने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर को बढ़ावा देने के लिए बात करता है, उस पर लिए कार्य करता है और खिलाड़ियों के लिए सक्षम सुविधाएं उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके से कुछ पीटी फैक्ट है, याद रखना है। क्लियर है। यह पहला विश्व कप खो खो प्रतियोगिता हो रहा था। तो पीटी फैक्ट में मुझे बताइए, इससे पहले मैंने इस पर चर्चा भी किया है, 2 बार न्यूज आ चुका था। तो कब स्टार्ट किया गया है खो खो, कब से कब तक आयोजन इसका हुआ, किस राज्य के द्वारा इसका मेजबानी किया गया, ये मुझे बताइएगा। चलिए आगे बात करते हैं, प्रश्न पर देखते हैं। खो खो खेल के इतिहास के संदर्भ में लिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन सही पूछ रहा है, तो यहाँ पर देखना है। वर्ष 1914 में खो खो के पहले आधिकारिक नियम बनाए गए, इसका आयोजन किया गया। क्या यह कथन सही है, गलत है, यह ढूंढना है आप लोगों को। स्वतंत्रता के बाद वर्ष 1959 में खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया KKFI क्या स्थापना की। क्या यह कथन सही है, गलत है। वर्ष 1923 में पहला अंतर्राष्ट्रीय खो खो टूर्नामेंट भोपाल में आयोजित किया गया। तो क्या यह कथन सही है, गलत है, मुझे बताइएगा। केवल 1 2, 1 3, 2 3 और 1 2 3। देखिए आप इसका उत्तर बहुत आसानी से अभी दे रहे हैं, जब आप रिवीजन सामने कर रहे हैं। तो जब यही क्वेश्चन 2 से 3 महीने बाद आप देखिएगा ना, तो कहीं ना कहीं मिसलीड होना शुरू हो जाएगा, दिमाग में चीज़ें याद नहीं रहती है। तो क्या करना है, याद रखना है, चीज़ों को रिवीजन करते चलना है, जो जो टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं। देखते हैं तीसरे नंबर टॉपिक पर है। देखिए विश्व आर्थिक मंच 2025 है, जो दावोस में हर साल आयोजित होते, स्विट्जरलैंड के दावोस में।
ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एक मंच है जहां पर विभिन्न देशों के लोग आके बुद्धिजीवी सरकार के प्रतिनिधि अपनी राष्ट्रीय नीतियों को बताते हैं विश्व के नीतियों के संदर्भ में। क्या वह देश और वो व्यक्ति जो बुद्धिजीवी के तौर पर वहाँ शामिल हुआ है वो विश्व को किस तरीके से अपना योगदान दे सकता है, इस पर चर्चा परिचर्चा होती है। यहाँ से खुले मंच के माध्यम से क्या होता है कि एक आइडिया डेवलप होता है। अगर हम इसे बात करें, आइडियाज और पॉइंट्स बात करें, तो यह इस केंद्र से निकल के आता है, सरकार उसी के रूप में काम करती है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर साल चर्चा का विषय बना रहता है, तो इसके बारे में जानकारी आपको जरूर होनी चाहिए। तो यहाँ से ध्यान रखिएगा, केंद्रीय रेल और सूचना प्रसारण इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव कितने मंत्रालय ले रखे हैं, तो इनको याद रखना है, ये भी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी जैसे पीसीएस में आपको मंत्रालय से प्रश्न पूछे गए हैं तो आप इनको हल्के में मत लीजिएगा। प्रश्न के नेचर कैसे हो आप वो डिसाइड नहीं करते, तो हर चीज़ को याद रखना है। अब इसका आयोजन ध्यान रखिएगा 20 जनवरी 2025 से आज से ही स्टार्ट है और यह 5 दिवसीय आपको कार्यक्रम होता है। ध्यान रखिएगा 5 दिवसीय बैठक आपको आयोजित की जाएगी, अर्थात 25 तक ये चलेगा। भारत के मुद्दे क्या है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में समावेशी विकास की बात करेगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की में निवेश की बात करेगा, प्रौद्योगिकियों के लोकतांत्रिकरण की बात करेगा। तो इस बार लेकर रखिए कि यहाँ से प्रश्न आपको मेंस में दिखने वाले हैं, साइंस एंड टेक वाले में। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जगह काम कर रहा है, अभी सेना में मैंने बात किया तो डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, प्रशासन में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, उसमें निवेश करने की बात होती है, प्रौद्योगिकियों को लोकतांत्रिकरण की बात कर रहा है, सभी के तक पहुंच की बात कर रहा है, सभी के समान अधिकारों की बात करता है। तो इस तरीके के टॉपिक से प्रश्न आपको मेंस में दिखेंगे, तो आपको टॉपिक से क्या बनाना है? प्रश्न बनाना है, ध्यान रखिएगा। बाद में मत बोलिएगा कि सर मेंस में टॉप प्रश्न कहाँ से पूछते हैं। मेंस में प्रश्न यहीं से पूछते हैं जो आपको किसी समिति के मुद्दे हो, किसी सभा का थीम हो, या सरकार के द्वारा किए गए कार्य के आपको उसका रूपरेखा हो, वहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं बना के। आपको किसी टॉपिक से प्रश्न बना देगा, तो आपको यहाँ मिसगाइड नहीं होना, चीज़ों को रिवीजन करते चलना, आसानी से चीज़ें हो जाएंगी। अब ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो बैठक होगी, 5 दिवसीय जो बैठक होगी, नई तकनीकों में इस्तेमाल बढ़ाने, सामाजिक आर्थिक स्थिरता मजबूत करने जैसे महत्वपूर्ण विषयों केंद्रित है। अर्थात सामाजिक आर्थिक स्थिरता कैसी होगी, लोगों के बीच सामाजिक और आर्थिक विषमता जो बनी हुई है लगातार उस पर काम हो रहा सरकारों के द्वारा, एनजीओज के द्वारा, तो कैसे और उसे तीव्र गति से मजबूत किया जा सकता है, बांटने की कोशिश की जा सकती, ताकि समानता, समता और लोकतंत्र के बीच जो मूल आधार जो कॉन्सेप्ट है मानवाधिकार, उसको बचाया जा सके। उसको उसको इसी संदर्भ में देखता है, बात करता है। भारत की क्या उद्देश्य है भागीदारी का? तो वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना, अर्थात द्विपक्षीय बहुपक्षीय संबंधों को यहाँ बेहतर बताया जाएगा। साथ ही साथ अधिक निवेश आकर्षित करना होगा, क्योंकि यह इकोनॉमिक फोरम है तो यहाँ पर बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट लोग आएंगे, तो भारत की बातों से ही लोग क्या होंगे, मोटिवेट होंगे यहाँ पर निवेश करना ही नहीं करना। तो निवेश होगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो पूंजी बढ़ेगा, पूंजी बढ़ेगा तो फैक्ट्रियाँ लगेंगी तो रोजगार आएगा, रोजगार आएगा तो लोगों के हाथों में निवेश करने की क्षमता आएगी। तो ये सर्किल याद रखना है, जो हर बार मैं बात करता हूँ, इस सर्किल को याद रखना है। एक बार इनपुट कुछ भी होगा उसी के अराउंड वो घूमना शुरू हो जाए, तो इसे याद रखना है। क्लियर है? भारत का टिकाऊ विकास अर्थात सतत विकास के संदर्भ में बात होगी, सतत विकास की बात होगी, तकनीकी नवाचार की बात होगी, अग्रणी के तौर पर देखा जा रहा है, तो इससे संबंधित बातें भी वहां पर रखी जाएंगी, बताई जाएंगी। तो सारे टॉपिक को अच्छे से देख के जाना है। अब है कि यहाँ पर कुछ ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं, एक सेकेंड, क्वेश्चन पाए जाते हैं, कुछ फॉल्ट हो गया था, कॉपी पेस्ट हो गया था प्रीवियस क्लास का पीपीटी, तो उसे सुधार लिया गया है। तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं, निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करना है। क्या है? कथन दिया गया, कारण दिया गया। भारत वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 में समावेशी विकास, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और प्रौद्योगिकी लोकतांत्रिकरण पर चर्चा करेगा। तो कारण, कथन बताया जा रहा है। कारण क्या है इसका? भारत का उद्देश्य वैश्विक साझेदारी को मजबूत करना, अधिक निवेश आकर्षित करना और टिकाऊ विकास, तकनीकी व नवाचार में अग्रणी बनना, क्या इसका उद्देश्य है? इससे संबंधित दिए गए सही उत्तर कूट का मिलान करने बोल रहा है। तो ए बी सी डी में क्या क्या दिया गया है? कथन ए, जो ए है कारण आर है, सही है, दोनों ए आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, थोड़ा सा शब्दों पर अच्छे से गहन अध्ययन कीजिएगा। ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही व्याख्या नहीं करता, अर्थात जो कारण है कथन का सही व्याख्या नहीं करता है।
एक सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो सही उत्तर मुझे बताने का प्रयास कीजिएगा ताकि आप लोग एक्टिव कितना है इसे भी जाना जा सके। और सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना उत्तर दे, जितने भी लोग वीडियो देखते हैं। बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, डेली प्रयास कीजिएगा, नित्य प्रयास कीजिएगा, सफलता प्राप्त करिएगा। जब भी रणभूमि में जाइएगा, मनोभूमि में कौशल आपको दिखाना होगा। सीधा सा सिंपल सा अर्थ है। और ऐसे ही सफलता नहीं मिलती है, आपके थालियों में बैठी हुई सफलताएं नहीं लाई जा सकती है। कोई परोस का आपको थाली में सफलता नहीं दे सकता है। थाली में खाना आपको खुद से बना कर रखना होगा। उससे पहले फसलों का बोना होगा, फसल को काटना होगा, फसल को सींचना होगा, फसल को उड़ेना होगा। उसके बाद आप उसके पका के तब खाना खा सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिंपल सा मेहनत हर प्रक्रिया में, तभी सफलता मिलेगी। नहीं तो कोई सोचते हैं कि मुझे कोई आए और ऐसी बूटी पिला के दे मेरा सफलता है, तो वो भ्रम में है, अपना समय बर्बाद कर रहे हैं और घर परिवार के सपनों को कुचल रहे हैं। तो ये सब, इन सब चीज़ों से दूर रहिए। मैं टू दी पॉइंट बात करता हूँ। बस सफलता के लिए आपको नित्य दिन अपने काम में और भी शार्पनेस लाने की आवश्यकता है, और भी तीव्र गति से काम करने की आवश्यकता है, चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। केवल क्लास का बैच लेने से है ना सिलेक्शन नहीं होता। सिंपल सा मैं सीधी अर्थों में बात बोलूं, क्लास ले लेने से सिलेक्शन नहीं होता। कुछ बच्चे लिख रहे हैं, डेली लिखिए। कॉपी चेक नहीं होती है, फिर भी लिखिए। आपको समय जब मुझे मिलेगा मैं कॉपी चेक करके आपको दे दूंगा 1 से 2 दिन के अंदर। तो चीज़ें क्या होती है, आप एक्टिव मोड में रहिए तो और भी बेहतर प्रदर्शन आप कर पाइएगा, क्योंकि नज़र मुझे सब पर रहती है कौन क्या कर रहा है, इसलिए मैं ये सब शब्द यूज करता हूँ। क्लियर है? चलिए, आपको 70 बीपीएससी मेंस प्रोग्राम चलाया जा रहा है, सामर्थ्य और प्रभाव। बिहार आपको बीपीएससी, जो बीपीएससी है उसमें मेंटरशिप, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम। यहाँ सामर्थ्य में आपको बहुत सी सुविधाएं दी जाती है। उसके लिए वीडियो बना हुआ है पहले से। वीडियो कोई भी क्यूरी हो तो दिए गए नंबर से बात कर सकते हैं, जो आपको नीचे आपको स्लाइड में दिया जाता है। 8709323791 पर आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। यह बैच उन बच्चों के लिए 90 डे प्रोग्राम के तहत, आपको 90 डे प्रोग्राम के तहत, या होमवर्क सीरीज हम इसे कह सकते हैं, उसके तहत इसे आप कवर कर सकते हैं। लगातार आप चीज़ों पर GS1 GS2 और ऐसे में कवर करेंगे। यह 13 जनवरी से स्टार्ट हो चुका है प्रोग्राम। और सामर्थ्य और प्रवाह देखिए, 1900 और 1499 आपको यह रुपया कुल मूल्य और टैक्स के साथ दिया जाता है। सुविधाएं दी गई हैं, उसे आप देख लीजिएगा, कवर कर सकते हैं। कोई भी समस्या हो मुझे बता सकते हैं। देखिए यहाँ पर टाइमलाइन दिया हुआ है, हम लोग 23 टेस्ट लेंगे। आपको डे 89 तक टेस्ट जाएगा। डे 10 में आप डे 90 वहाँ रिव्यू क्लास रखी गई है, ताकि इन सब चीज़ों को लेकर कोई भी लास्ट में क्यूरियो, साथ में सेशन हम लोग बीच बीच में आयोजित करते हैं। तो आपको कल आपको टेस्ट हो चुका है डे 7 का, इसका मॉडल आंसर सभी चीज़ें उपलब्ध करा दीजिए। सभी बच्चों के लिए फ्री था। नेक्स्ट डे टेस्ट आपको डे 10 के दिन है, ऐसे टेस्ट है जो टॉपिक दिए गए थे उससे, तो आप इसका जरूर भाग ले सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे हम बात करेंगे इसी में। आज से टॉपिक जो वीक 2 का हम बात कर ले, वीक 2 का बात कर ले, तो यहाँ पर 90 डे में आपको 20 तारीख से लेकर 24 तारीख तक डे 8, 9, 10, डे 11 और डे 12 तक आपको टॉपिक दिए गए। इस पर आपको डेली पढ़ना है, डेली काम करना है, ठीक है। और उससे संबंधित आपको करंट अफेयर्स की क्लास आपको 25 तारीख को उपलब्ध कराई जाएगी, और संडे को टेस्ट होगा फिर से, जो 26 तारीख होगी डे 14 में। तो आप इसे जरूर देख सकते हैं, अपने टारगेट को फिक्स कर सकते हैं, अपनी तैयारी इसी रूप में कर सकते हैं। इसका क्रिप्स नोट्स आपको ऐप पर उपलब्ध कराया जाता है, तो आपको ऐप डाउनलोड करके, जो लोग डाउनलोड नहीं किए हैं, डाउनलोड करके इस बैच को परचेज करके वहां से क्रिप्स नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है गेट्स कैम्ब्रिज, जो कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025। इसको स्टार श्रेणी में रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं पीटी में। रामन जो अनुसंधान संस्थान या रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उसके प्रकाश और पदार्थ भौतिकी विषय के संकाय सदस्य प्रोफेसर उर्वशी सिन्हा को ब्रिटेन के कैम्ब्रिज स्थित बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। यही वे महिला हैं जो भारत का नाम रोशन की हैं, उनके द्वारा कुछ उपलब्धियां हासिल की गई हैं, तो उसे जरूर देखेंगे। इसके साथ साथ अन्य लोगों को भी यह पुरस्कार दिया गया। तो फिलहाल उर्वशी जी का नाम जरूर याद रखिएगा। चलिए यहाँ पर हम बात करते हैं उर्वशी जी के बारे में। तो क्वांटम जो फंडामेंटल्स है, टेक्नोलॉजी, ये दोनों में अनुसंधान करता वो रही हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास स्वायत्त संस्थान, जो आपको रमन इंस्टीट्यूट है, वहाँ क्वांटम सूचना और कंप्यूटिंग लैब्स का प्रमुख के तौर पर काम करती हैं। उनके द्वारा सबसे पहले प्रयोगशालाओं में एक से लैब जो है भारत का यह,
जिसमें क्वांटम संचार, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम ऑप्टिक्स, क्वांटम फंडामेंटल्स, सूचना प्रौद्योगिकी जैसे अनेक क्षेत्रों में विभिन्न अनुप्रयोगों को हेराल्ड्स और एंटेगल्स फोटोन के स्रोत का निर्माण और उपयोग में स्थापित किया गया था। तो इसे याद रखिएगा, ये कंप्यूटर लैब इतना महत्वपूर्ण है जो हमारे भारत को R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कंप्यूटिंग के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देता है। हाल ही में घोषित राष्ट्रीय क्वांटम मिशन, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के प्रोफेसर सिन्हा के नेतृत्वकारी भूमिकाएं थी। तो हाल ही में आपको भारत का राष्ट्रीय क्वांटम मिशन घोषित किया गया जिसमें प्रोफेसर सिन्हा का नेतृत्व रहा था, उनमें उनका योगदान रहा था। तो इनके संदर्भ को समझेंगे, साथ ही राष्ट्रीय क्वांटम मिशन क्या है उस पर भी हम अभी आगे अगले स्लाइड में चर्चा करेंगे। यह पहल क्वांटम नवाचार और भारत में वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के उद्देश्य से क्वांटम प्रौद्योगिकी अनुसंधान और विकास की प्रोत्साहित करती है। ऐसा फैक्ट याद रखना है। क्लियर है। राष्ट्रीय क्वांटम मिशन की हम बात करें तो ध्यान रखिएगा ये क्या है। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जब 23-24 के बजट के लिए और से लेकर 30-31 के लिए इसे क्या दिया गया, 6,000 करोड़ के रूप में राशि आवंटित की गई है। तो यहाँ से 23 से 31 के बीच में नियोजित मिशन का उद्देश्य वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विकास में बीजारोपण के लिए पोषण पैमाने के लिए क्वांटम प्रौद्योगिकी में एक जीवंत और अभिनव परिस्थिति तंत्र बनाना इसका मुख्य उद्देश्य है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग DST के द्वारा लागू किया जाएगा। इस मिशन लॉन्च के साथ ही भारत अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा, चीन के बाद समर्पित क्वांटम मिशन करने वाला 7वां देश बन गया। तो इसे PT फैक्ट के तौर पर याद रखिएगा। क्वांटम मिशन घोषित करने वाला भारत विश्व का कौन सा देश है? 7वां देश है। इससे पहले अमेरिका, ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, कनाडा और चीन कर रखा है। तो इसे याद रखिएगा इन सब चीज़ों को। इसके अतिरिक्त हम बात करें इसके उद्देश्यों को, तो ये 5 वर्षों में 50 से 100 भौतिकी क्यूबाइट्स, 8 वर्षों में 50 से 1000 भौतिकी क्यूबाइट के साथ मध्यवर्ती पैमाने में क्वांटम कंप्यूटर विकसित करने का था। क्यूबाइट्स करने मतलब जो पैमाना होता है आपको क्यूबाइट्स में नापा जाता है, तो उसके लिए क्या करना है, लक्ष्य निर्धारित किया कंप्यूटर विकसित करना ताकि सुपर कंप्यूटर जैसे हम कॉन्सेप्ट को और भी आधार दे पाए। तो यहाँ पर क्वांटम प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में जो शीर्ष शैक्षणिक और राष्ट्रीय अनुसंधान विकास संस्थान के 4 थीमेटिक हब्स, टी हब्स में याद है, टी हब्स मैंने आप लोगों को चर्चा किया था जब आप लोगों के लिए समाधान सीरीज BPSC के लाया था। तो उसी में क्वांटम गणना, क्वांटम संचार, क्वांटम सेंसिंग, मेटालॉजी, क्वांटम सामग्री, उपकरण आदि की चर्चा हुई थी। तो टी हब्स क्या है, तो आपको 4 टी हब्स घोषित किए गए थे, तो उस सीरीज में आपको चर्चा भी की गई थी। तो ये सब चीजें याद रखना है। क्लियर है। अब एक इससे संबंधित एक प्रश्न देख लेना है। क्या है प्रश्न? गेट्स कैम्ब्रिज इम्पैक्ट 2025 किस भारतीय वैज्ञानिक उनके क्वांटम कंप्यूटिंग में योगदान के लिए प्रदान किया गया? उर्वशी सिन्हा, SS किरण कुमार, DV नारायण। तो इसमें हमें बताना है कि AS किरण कौन है और डॉक्टर V नारायणन कौन है। हाल ही में ये चर्चा के विषय हैं, तो इनको जरूर आप लोग बताने का प्रयास कीजिएगा। महत्वपूर्ण पदों पर है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। अगर MCQ रहता तो मैं इसके बारे में बताता, पर आपको यहाँ सिखाना है कुछ चीज़ें एक्टिव मोड में करनी, इसलिए प्रश्न पूछा जा रहा है। तो थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा आप लोग, इनके बारे में बताइएगा और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा ये भी बताने का प्रयास कीजिएगा। चलिए अगले टॉपिक पर आते हैं। 5वां नंबर टॉपिक है जिसमें बात होगी कोणार्क उड़ीसा में खनन मंत्रियों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन या मेजबानी करेगा। तो यह 20 से 21 फरवरी 2025 में यह आज और कल आयोजित किया जाएगा। तो खनन मंत्रियों के 3रे राष्ट्रीय सम्मेलन का मेजबानी कर रहा है, कौन कर रहा है? आपको खनन मंत्रालय उड़ीसा सरकार के सहयोग से कर रही है। कोणार्क में, उड़ीसा में कोणार्क स्थित है, वहां पर कोणार्क स्थान पर वहां पर यह किया जाएगा। यह 2 दिवसीय कार्यक्रम होगा जिसमें विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुसार 16 से अधिक राज्यों के खनन मंत्री, साथ ही केंद्रीय और उड़ीसा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी एक साथ मौजूद होंगे। और सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेंगे? केंद्रीय कोयला खनन मंत्री जो है G किशन रेड्डी, उनके द्वारा किया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री भी होंगे। तो कौन मुख्यमंत्री हैं? मोहन चरण मांझी। तो उनका ध्यान रखिएगा, ये सब मुख्य अतिथि होंगे। तो ये फैक्ट, फिटी फैक्ट याद रखना है। अगर हम सम्मेलन की मुख्य बातें करें, क्या क्या बातें होंगी, तो यहाँ पर कुछ चीज़ों का विमोचन किया जाएगा। क्या विमोचन होगा? खनन में राज्य के सर्वोत्तम प्रणालियों पर रिपोर्ट आपको विमोचित की जाएगी। खनन पट्टा प्रणाली मॉड्यूल का शुभारंभ किया जाएगा। स्टार्टअप की स्वीकृति पत्र सौंपना होगा। भूवैज्ञानिक क्या है, वे मेमोरेंडम जिसे GM और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट GR सौंपेगा। तो इस तरीके से आपको याद रखना। छत्तीसगढ़ द्वारा खनिज ब्लॉक GR का हस्तांतरण किया जाएगा। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्यों को पुरस्कार दिया जाएगा जो खनन क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कर रहे हैं। महत्वपूर्ण खनिज ब्लॉकों की 5
पांचवी किस्त शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य क्या होगा? महत्वपूर्ण खनिज का अन्वेषण, तेजी लाना और निजी क्षेत्र में निवेश को आकर्षित करना, आयात निर्भर करना। इस प्रकार के तय होंगे। तो कल इस पर एक न्यूज और आ जाएगी, तो क्या क्या सरकार कितना इस पर डाटा दी है, तो कल इस पर डाटा के साथ हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, कल नहीं परसों, कल फाइनल होगा ना, तो उसके बाद डाटा आएगा, तो डाटा हम लोग इसकी 21, 22, 23 पर इस पर न्यूज़ अच्छे से हम कवर करेंगे। तो 23 का भी न्यूज़ देखना ना भूलिएगा। इस तरीके से चीज़ों को कवर करने की जरूरत है। चलिए मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है, आप अक्सर सोचते होंगे, सुनते होंगे, समझते होंगे, किसान, किसान अन्नदाता है। सुनते हैं बचपन से, अन्नदाता है। भारत के निर्माण में इनका योगदान योगदान उतना है जितना देश के अन्य लोगों का। जो लोग दावा करते हैं ना कि मेरा योगदान सबसे अधिक है, उतना ही योगदान इनका है, बस नजरिया अलग अलग है। लोगों का नजरिया अलग है। अगर सेना में कोई मरता है, यानी शहीद होते हैं, तो उसको क्या दिया जाता है? सम्मान दिया जाता है। अगर कोई नेता या राजनेता, कुछ प्रबुद्ध व्यक्ति जैसे टाटा टाटा जैसे लोग देहांत होता है, तो उनको सम्मान दिया जाता है। और भी व्यक्ति जो लोग अगर इस प्रकार से डेट करते हैं, मरते हैं, देहांत होता है, तो उनको सम्मान दिया जाता है। उनके योगदान को है ना, जीवन जन्म से लेकर मरण तक उनके कार्यों का गुणगान किया जाता है। पर जो किसान है, जो अन्न उत्पादन करता है, जो खाद्य वस्तुओं के निर्माण अर्थात मैन्युफैक्चरिंग का जो कच्चा उत्पाद, जिसके बदौलत यह उत्पादित हो ही नहीं सकता है, उस व्यक्ति की भूमिका इतना नाम मात्र है कि उसे हम बेसहाय समझते हैं। सरकार अपनी प्राथमिकताओं में ध्यान रखिएगा, उतनी ही तहज्जुब या स्थान देती है जिससे इनका तत्कालिक समस्या समाधान हो। तत्कालिक, ऐसा मैं नहीं बोल रहा कि यह सहयोग नहीं करती सरकार, पर तत्कालिक समस्याओं का समाधान जरूर करना चाहती है। वो हर सरकार की यह मंशा रही है। हम 1947 की बात कर ले या वर्तमान 2025 की बात कर ले, कमोवेश सबका अपना अपना इसी क्षेत्र के इसी रूप में रहा है। अभी एमएसपी का मुद्दा है, तो एमएसपी में वृद्धि कर दो, मूल्य वृद्धि कर दो, समस्या समाधान हो जाए। उससे पहले बाढ़ आ रही है, तो बाढ़ में कुछ समस्या होगी, तो उसके लिए इसी तरह प्राकृतिक आपदा कुछ आ रही है, तो उसके लिए बजट आवंटित करवा दो। पर यह दीर्घकालिक सोच, दीर्घकालिक, हम बात करें दीर्घकालिक, जिसके बाद उनके पास पैसे की पहुंच, निवेश की क्षमता और R&D पर होने वाले कुल खर्च के अनुपात में वृद्धि करने की बात ही नहीं होती है, जिससे वो केवल सशक्त ना हो, बल्कि संसाधन निर्मित करने वाले एसेट बने। मैं बार बार यही शब्द यूज करता है, एसेट। और जो राज्य का एसेट होता है ना, वही उसका वर्गमूल्य या बाजार मूल्य क्रिएट करता है। ध्यान रखिएगा, जिससे देश के संपदा में बेहतर प्रदर्शन की बात की जाती है, आशा की जाती है, इसकी गणना बेहतर की जाती है। ये सब फैक्ट आपको याद रखना है। अब बात में इतना लंबी चौड़ी क्यों कह दिया? सरकार के निगेटिव में कुछ बातें भी बोला। तो देखिए, एक रिपोर्ट है, ध्यान रखिएगा, द मिलेनियम प्रोजेक्ट है ना, उसकी एक रिपोर्ट आती है, जिसमें 2040 तक भारत की कुल आबादी 1 अरब 57 करोड़ अर्थात लगभग 1.5 अरब हो जाएगी। इतने बड़ी जनसंख्या के खाद्य डिमांड को, खाद्य आपूर्ति को, क्या वर्तमान किसान पूर्ति करने की क्षमता रखता है? तो किसानों के आय की स्थिति क्या होगी? यह समझने की आवश्यकता है। इसे समझने के लिए नाबार्ड का एक रिपोर्ट देखना होगा आप लोग को। नाबार्ड क्या बोलता है, जो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो मुझे बताइए, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था और अभी उनके अध्यक्ष कौन है? मुझे फैक्ट में बता दीजिएगा।
एक इसकी रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बात हुई ना कि किसानों के परिवारों के आय के बारे में खुलासे किए थे। उसने बताया कि 2021-22 में प्रति किसान परिवार सभी स्रोतों से औसत मासिक कमाई सिर्फ 13,661 करते हैं, और इस राशि में से वो 11,700 रुपये खर्च कर देता है। यानी किसान परिवार महीने में सिर्फ 1991 रुपया बचत कर पाता है। अगर रोजाना की बात करें तो सिर्फ 65 रुपये। और रंग राजन समिति और कस्तूरी समिति है ना। आपको दोनों समितियां, क्या रंग राजन समिति और एक समिति और बनी थी जिस पर गरीबी के लिए आय के आधार पर जो 35 रुपये था उसके आधार पर अनुपात बताया था। सोच के देखिएगा, अगर 65 रुपया आपके पैकेट में रहेगा, जो एक प्रबुद्ध व्यक्ति है, जो संपन्न व्यक्ति है, क्या वो जीवन यापन कर पाएगा? दो चिप्स का पैकेट भी इसके पास नहीं होगा, दो बिस्किट का पैकेट भी नहीं होगा, या हम बोले 100 रुपया का एक जो मोमो प्लेट आप लोग खाते हैं वो भी नहीं होगा। सोच के देखिएगा किसानों की आय। और जो आप बंद कमरों में बैठ कर आकलन करते हैं ना, हमारा देश में किसान के पास बहुत पैसे हैं, बहुत कुछ है, तो जाके कभी धरातल पे उतर के देखिए किसानी का हाल। अभी ठंड का सीजन है ना, गुलाल जला जला कर जो धान का भूसी होता है ना, धान का जो पुआल होता है, उसको जला कर अपने ठंड को दूर करते हैं फटे हाल कपड़ों के साथ। तो इस स्थिति में हम इनकी आय को कैसे बेहतर करें, उसके लिए कुछ चीजें ध्यान रखनी है, उस पर बात हम लोग करेंगे। गैर कृषि परिवारों के मासिक खर्च आपको कितना है? 10,675 रुपये, जबकि खेती करने वाले परिवारों का खर्च कितना है? 11,710। तो नाबार्ड यह सर्वे 30 राज्यों के 710 जिले में लगभग 1 लाख परिवारों पर किया था। तो सोच के देखिए, 1 लाख परिवार, तो औसतन 5 व्यक्ति एक परिवार में, तो 5 लाख लोगों तक यह सर्वे हुई थी। तो इस रिपोर्ट के आधार पर बताया गया कि जो किसान है, औसत आय है, जो अन्य स्रोत है वो 110 रुपये का वो अपना अर्जित करता। सरकारी और निजी सेवाओं से 3150 आपको प्राप्त होता है उसे। मजदूरी के तौर पर वो 16% अर्थात 2238 रुपया प्राप्त करता है। अन्न उद्यम लगाए रहता है और भी उसके संसाधन होते हैं, जिसके बाद 2010 रुपया प्राप्त होता है। खेती से उसे 4,076 रुपया, 33% योगदान उसका होता है। तो कुल आय उसके पास इतना आता है। तो कुल मिलाकर बात जब हम करते हैं तो इस प्रकार के आंकड़े आते हैं, विषम आंकड़े आते हैं, जिसके आधार पर यह बात होती है, जब भारत कृषि प्रधान देश है तो किसान बदहाल जीवन जीने के लिए अशिक्षित है या इसी तरीके से जीवन है। अगर वो आत्महत्या जैसे भयावह कदम भी उठाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, तो किसान के सपना बेईमान लगने लगता है, किसानी का जो सपना बेईमानी लगने लगता है। सरकार इसके दावे करते हैं, अपने अपने दावे होते हैं, पर धरातल पर कुछ और देखने को मिलता है। हम खेत की बात कर ले, खिलहान की बात कर ले, जल की बात कर ले, जल प्रबंधन की बात कर ले, सभी स्तरों पर कहीं ना कहीं कमियां दिखने को मिलती है। हम बात करते थे 2022 तक किसानों की आय को दुगुना कर देंगे, 2 गुना कर देंगे। तो क्या किसानों की आय 2 गुना हुई है? 2 गुना हुई है? तो ये सारे प्रश्न चिन्ह आपको देखने होंगे। उससे पहले सरकार की क्या नीतियां रही थी, सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। सरकार किसानों के बीच लगातार खाई बढ़ती जा रही है। आप देखे होंगे, सुने होंगे, एमएसपी के मुद्दे पर सरकार लगातार, अभी हाल ही में आपको 121 लोगों ने अपना आमरण अनशन स्टार्ट कर दिया। तो इस प्रकार के मुद्दों का कैसे समाधान किया जाए? अभी देख रहे होंगे दिल्ली राजधानी क्षेत्र में कूच कर रहे किसानों का कहना है कि सरकार अपनी मांगों को मानना चाहिए। एमएसपी सार्वजनिक कार्यक्रम में ये सब बातें होती है। देखिए, ये सब पॉलिटिक्स की बात है, पर धरातल में क्या है कि हम मुद्दे का समाधान कैसे कर सकते हैं। कर तकरीबन 8% आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। ठीक है कि सरकार की ओर से किसानों का आय बढ़ाने के लिए तमाम योजनाएं चलाई गई, फिर भी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। पिछले 1.5 दशक में सरकार बनी, उसने कृषि क्षेत्र में अपेक्षा की। बेशक कृषि क्षेत्र में कई परियोजनाएं शुरू की गई, लेकिन क्रियान्वयन ठीक ठाक से नहीं। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की हम बात कर ले, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जैसे न जाने कई योजना चल रही, अनगिनत योजना चल रही। भारत सरकार निर्माण शौर्य संजना कार्यक्रम, ऐसे कई योजनाएं चला रही है, फिर क्रियान्वयन के स्तर पर हम कहीं ना कहीं पीछे हो जाते हैं। रिपोर्ट की बात होती है द मिलेनियम प्रोजेक्ट की, जहाँ पर बढ़ते आबादी के साथ कैसे खाद्य आपूर्ति की जाएगी चिंता व्यक्त की जाती है। तो संकट में फंसा है किसान, तो ये सब चीज़ें कैसे होगी, किसानों की मजबूती कैसे दूर की जाएगी, इस पर बात लगातार हो रही। हम
इसके लिए वर्षों से देश में विभिन्न हिस्सों में किसानों द्वारा आत्महत्या खबरें आती है, तो वही दूसरी तो तेजी से खेती विमुख हो रहे लोग, खेती छोड़ रहे हैं लोग, जा रहे हैं टाउनों में, कुछ मजदूरी करके ही पैसे कमाएंगे, पर मुझे डेली तो आएगा, मैं अपने परिवारों को बेहतर सुविधाएं दे पाऊंगा, इस मंशा से लोग पहुंच रहे हैं। तो यह समस्या शहरों में अलग आ रही है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बेलगाम आबादी के साथ हम कैसे खाद्यान्न संकट को दूर कर सकते हैं। इसके लिए लागत खर्च बढ़ने के देश में किसानों की स्थिति दिन पर दिन बदतर होते जा रही है, अर्थात खाद्य वस्तुओं का मूल्य वृद्धि हो रहा है। जो पहले आटा मिलता था 10 रुपये, अब मिल रहा है 50 रुपये। अच्छी क्वालिटी का आटा 60 रुपये मिल रहा है। तो इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो यहाँ पर हम कैसे खाद्य सुरक्षा को कर पाएंगे। तो यहाँ पर समस्या क्या क्या आ रही है, एक तो किसान की दशा की बात हो रही है, दूसरा सरकार की नीतियों की चर्चा हो रही है, सरकार की नीतियां क्या क्या रही हैं, फिर उसके बाद पीपीपी मोड क्या है जिसके आधार पर हम बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, फिर खाद्य वस्तुओं की स्थिति की बात हो रही है, जैसे जनसंख्या वितरण के साथ जनसंख्या के बढ़ते दबाव के साथ खाद्य आपूर्ति कैसे सुनिश्चित की जाएगी। इतने टॉपिक को आपको ध्यान रखना, इस शीर्षक के माध्यम से कवर किया जा रहा है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों को याद रखना है कि जब इस रिपोर्ट के आधार पर ध्यान रखिएगा, द मिलेनियम प्रोजेक्ट की रिपोर्ट 2040 तक भारत की आबादी भारी वृद्धि हो रही है, तो कुछ चुनौतियां बनकर उभर जाएगी, जैसे इसे निपटने के लिए युक्ति समाधान क्या हो सकते हैं। तो कृषि उत्पादन का आधुनिकीकरण, तकनीकी सुधार हमें जरूर करना होगा, जैसे स्मार्ट जो कृषि है, सटीक कृषि तकनीक जो आपको बढ़ावा देना होगा, जिससे सीमित संसाधनों का अधिक उत्पादन हो सके। आधुनिक सिंचाई व्यवस्था तकनीकों का उपयोग, जैसे ड्रिप सिंचाई, जैसे जल विवेकपूर्ण उपयोग किया जाना चाहिए। ड्रिप सिंचाई को बहुत जल्दी से इस पर लागू करने की आवश्यकता है। जैविक खाद, नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप मिट्टी गुणवत्ता उत्पादन को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। तो इसको और भी हम और भी व्यापक तरीके से, ऐसा नहीं कि ये सब हो नहीं रहा है, पर इसे तीव्र गति से लागू करने की आवश्यकता है। विकसित कृषि भूमि संसाधनों के कुशल उपयोग, खाद्य सुरक्षा प्रणाली में सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से हम जो बर्बाद होते भंडारण और वितरण प्रणाली, उसको कहीं ना कहीं ठीक करने की जरूरत है। नवीनतम भंडारण तकनीकों से लेस कोल्ड चेन विस्तार, ताजे उत्पादों को जो बर्बाद हो जाते हैं उसे रोका जा सकता है। तो इस तरीके से हम खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम पशुपालन और मुर्गी पालन को बढ़ावा देने की, उसमें नए नए नवाचार एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम एक ही साथ उसके लिए वित्त का प्रबंधन कर सकते हैं। तो यहाँ पर और भी हमें व्यापक, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं काम कर रही है, सरकार कर रही है, पर प्रबंधन के स्तर पर कहीं ना कहीं कमियां दिख रही है, और भी उसे मजबूत करने की, खाद्य वेस्टेज में कम करने की आवश्यकता है। वह स्थानीय पर्यावरण रूप से संयुक्त खाद्य स्रोतों को डेवलप करने की आवश्यकता है, जहाँ पर हम बात करेंगे अनुकूल होगा, पोषण देने वाले होंगे, साथ ही साथ हर मेजर हर्बल होगा, औद्योगिक प्रौद्योगिकी की बात होगी, मूल्य श्रृंखला पर्यावरणीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा। सब फैक्ट याद। नवीन आहार विकल्पों की तलाश करनी होगी, बढ़ावा दे, जैसे पौधों के प्राप्त प्रोटीन और संभावित आहार, जैसे कीट प्रोटीन, पौधों में बने मीट की बात होती है, ठीक है ना। इसके बाद विकल्पों के बढ़ावा देने की, पारंपरिक पशुपालन के दबाव कम किया जा सकता है। इस तरीके के फैक्ट आपको अपनाने होंगे। शहरी खेती और ग्रीन हाउसिंग की बात होगी, जहाँ शहरी क्षेत्रों में गृह कृषि की बात, जैसे आप छतों पर लगाते हैं ना, खेती करते हैं, जिसमें हाइड्रोपोनिक्स की बात होती है, एरोपोनिक्स की बात होती है, जैविक बागवानी की बात होती है। इस प्रकार को हम और भी नवाचारी तरीके से उपयोग कर सकते हैं, ला सकते हैं, उसके लिए वित्त का आवंटन कर सकते हैं, योजनाएं चला सकते हैं, लोगों को सशक्त कर सकते हैं, जागरूक कर सकते हैं। ग्रीन हाउस तकनीक को विकसित करने के लिए मौसम प्रभावों को बढ़ते कृषि उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए बात कर सकते हैं। संवेदनशील खाद्य नीति का वितरण कर सकते हैं, जैसे सरकारी योजना प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम मजबूत करना हो, जिससे गरीब और जरूरतमंद लोगों को समय पर और पर्याप्त भोजन पहुंच सके, उच्च क्वालिटी के भोजन उपलब्ध हो सके। ये सब बातें लगातार आपको देखने, वही सरकार की जो योजनाएं हैं उसको और भी हमको बेहतर तरीके से क्या करना होगा, मजबूती तरीके से हमें लाना होगा धरातल पर। उसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ अन्य विकल्प तलाशने होंगे, और साथ ही साथ सरकार को क्या करना चाहिए, सरकार को अपने जो योजनाएं चला रही है, जिसमें हम सरकार की विभिन्न डीएफआई जो समिति गठित हुई थी, जिसमें हम लोग बात किए थे किसानों का आय बढ़ाने के लिए, आपको समिति गठित की गई थी 2016 में, अशोक दहलवई समिति, ध्यान रखिएगा इस समिति का नाम अशोक दहलवई समिति। 2016 में किसानों को आय बढ़ाने के उसने कुछ सुझाव दिया था, जैसे उत्पादकता को बढ़ाना, संसाधनों को सही इस्तेमाल करना, किसानों को सही कीमत मिलना चाहिए, सुनिश्चित करना, फसल उत्पादकता बढ़ाना, पशु उत्पादकता बढ़ाना, संसाधनों में सही इस्तेमाल करना, उत्पादन लागत को कम करना, फसल तीव्रता, उच्च मूल्य वाली फसलों को उगाना। तो इस तरीके इनिशिएटिव सरकार के द्वारा एक बेहतर योजना प्रबंधन के तरह अम्ब्रेला योजना लाना चाहिए, जिससे एक ही योजना के तहत सभी योजनाओं को पूर्ति कर सके। और सर इसके लिए
सक्षम व्यक्तियों पदाधिकारियों को नियुक्ति करना चाहिए, ताकि वो ग्राउंड लेवल पर जाकर किसानों के किसानी संबंधी समस्याओं का दूर कर सके। जैसा समस्या वैसा समाधान वो ढूंढ के दे पाए। ऐसा नहीं कि एक दिल्ली के ऑफिस से निकले मॉडल और वो दूर दराज किसी भारत के किसी कोने में जाकर वो लागू हो, पर उसकी यथास्थिति यहाँ पर कुछ और ही समस्या होगी यथास्थिति। तो इस चीज़ को समझने का, यहाँ से समस्या को पहले दिल्ली भेजिए, दिल्ली से फिर समस्या को रिसर्च एंड डेवलपमेंट कीजिए, और वहाँ से फिर मोटो भेजिए। आपको जैसे नीति आयोग का कॉन्सेप्ट है, वैसे यहाँ पर भी आपको अपनाने की आवश्यकता है। हमको डाउन टू अर्थ काम करने की आवश्यकता है, ना कि अप टू डाउन। क्लियर हो गया? तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी। क्लियर है? इन सब चीज़ों के साथ आपको आगे बढ़ने होंगे। ऐसा नहीं कि सरकार लगातार काम नहीं कर रही, सरकार लगातार कई योजनाओं को लागू की, जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, किसान फसल बीमा योजना, कृषि अवसंरचना कोष, कृषि विस्तार और उप मिशन, कृषि मशीनीकरण उप मिशन, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन, कृषि विपणन एकीकृत योजना, कृषि क्लिनिक, कृषि व्यवसाय केंद्र योजना। इतनी सारी योजनाएं हाल के दशकों में शुरू की गई है। सरकार को क्या कहे, इन सभी योजनाओं का क्या करना चाहिए, रिव्यू सिस्टम डेवलप करना चाहिए, रिव्यू सिस्टम, जिससे क्या होगा, जो भी अपडेट हो रहा है, जो भी अपडेट हो रहा है शासन में, प्रशासन में और प्रबंधन में, तो इसका निगरानी तंत्र डेवलप किया जाए, ताकि हम क्या कर सके, हम इन योजनाओं की समीक्षा बैठक के माध्यम से किसानों की समस्या का वास्तविक समाधान दे सके। जिनको वित्त की आवश्यकता है उनको जल्द वित्त की मुहैया कराए, जिनको रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम नई प्रौद्योगिकी की आवश्यकता है तो नवीन प्रौद्योगिकी उपलब्ध करा सके। इस तरीके से हमें बेहतर प्रबंधन करने की, तभी हम जाके जो 2040 तक का जो जनसंख्या, जो हम वितरण की बात कर रहे हैं, जनसंख्या बढ़ते दबाव की बात कर रहे हैं, वो सब सारी चीज़ों को हम कंट्रोल कर पाएंगे। उसके लिए खाद्य आपूर्ति, क्योंकि किसानों की आय तभी वृद्धि होगी, सिंपल सा समझिए, जब तक सरकार इसके लिए उन क्षेत्रों के आधार पर क्षेत्रवार तरीके से समाधान लेकर नहीं आएगी। क्लियर है? पूरा बिहार के लिए समस्या नहीं हो सकती है, पूरा यूपी के लिए समस्या नहीं हो सकती, पूरा तमिलनाडु की समस्या, पूरा महाराष्ट्र की एक समस्या नहीं हो सकती है। बिहार के किसी खास जिले की खास जगह की समस्या होगी। आपको यह समझना होगा, जब तक आप ये नहीं कीजिएगा, सेक्रीफाइड नहीं कीजिएगा, हर चीज़ को अलग नहीं कीजिएगा। अब थाने की जो समस्या है वो आपको पुणे में कैसे होगी? सिंपल सी लॉजिक आपको समझने की आवश्यकता है। आपको या तो जो भूमि कृषि क्षेत्र है उसके आधार पर भी आप क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण कर सकते हैं। जो भूमि क्षेत्र, एक क्षेत्र होता है, जितने भूमि क्षेत्र हमारे बांटे गए उसके आधार पर फसल उत्पादन क्षेत्र, जो उसके आधार पे हम ला सकते हैं। इन क्षेत्रों में ये समस्या होगी, उसके बाद हम उसका समाधान लाएंगे। तो समस्यागत, बिंदुगत, समस्यागत हमको समाधान ढूंढने की आवश्यकता है, जिसको सरकार के लिए इम्पोर्टेंट है। आज का प्रश्न देखिएगा, द मिलेनियम प्रोजेक्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि 2040 तक भारत की आबादी लगभग 1 अरब 57 करोड़ हो जाएगी। इस स्थिति में सभी लोगों को भोजन मुहैया कराना बड़ी चुनौती होगी। इस संबंध में युक्त समाधान क्या हो सकते हैं, आपको यह बताना है 250 शब्दों में। इसका सही उत्तर आपको कहाँ भेजना है? ऐप पर आपको हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस का, अर्थात डीएनए का, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस का आपको बैच बना, उसको बाय कर लीजिएगा। जो बच्चे बाय कर रखे उसके एक चैट बॉक्स बनता है, चैट बॉक्स पे भेजिएगा, या तो व्हाट्सएप चैनल बनाया गया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जो पेड बच्चे हैं, उस पर ज्वाइन करने के लिए आप पहले बैच कर लीजिए। आप वहाँ ज्वाइन, वहाँ पर 2 जगह भेज सकते हैं, तो आप अपना आंसर वहाँ लिखकर भेजिएगा। प्रश्न का यहाँ पर प्रश्न आपसे सोचने पर बात कर रहा है, युक्ति पर समाधान। जो मैंने बताया वही नहीं हो सकता, आपका भी नज़रिया होना चाहिए। इसका क्या बदलाव किया जा सकता है, सुझाव दिए जा सकते, तो उत्तर लिखिएगा। इसे एडिटोरियल में देखते हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रतिफल का आस। देखिए, सीधा सा सिंपल सा अर्थ समझिएगा, संसार बिना प्रतिफल के आस में कोई भी मानवीय क्रिया संभव नहीं है। अर्थात एक प्रतिफल है, बेहतर है, तो उसी के आधार पर क्या करता है, उसी के आधार पर हम आकलन करते हैं अपने। इसी तर्ज पर वैश्विक परिदृश्य, अलग अलग कानून व्यवस्था उल्लंघन, दंडित करने के डर नहीं होता, यानी अनुशासित रहकर काम करने की बात करते हैं। मनमाजी तरीके से संसार में जीवन लायक नहीं रहता, तो इस तरीके से क्या संसार भव सागर में मरण भरण पोषण में झंझट मुक्त आधार पर क्या करता है, अवधारणा को जोड़ देता है। अब है कि प्रतिफल का केवल एक ही अर्थ नहीं होता, बहुत से अर्थ होते हैं, बहुत से अर्थ होते हैं। जैसे समय परिस्थिति के आधार पर, समय और परिस्थिति के आधार पर प्रतिफल का अर्थ बदल जाएगा, प्रतिफल का अर्थ बदल जाएगा। तो जैसे प्रश्न होंगे उसी के आधार पर आपको उत्तर लिखने होंगे। जैसे प्रतिफल, एक प्रतिफल होगा आपके कार्य के विपरीत जो
विपरीत जो क्रिया होगी उसके प्रतिफल की बात करेगा। आप अच्छे काम करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा आपको, बुरे काम करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। दूसरा है कि किसी कार्य के प्रति आपको मिलने वाली सुविधा की बात होगी। आप बहुत बड़े कंपनी में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो उसको प्रतिफल आपको उसका पॉजिटिव मिलेगा। तो यहाँ पर समझना है कि जैसे जीवन में, सामाजिक जीवन में हम रहते हैं, निस्वार्थ भाव से अपना काम करते हैं, उसी के अनुपात में हमें क्या मिलता है, प्रतिफल मिलता है। तो ये एक हम एंटी रिएक्शन अर्थात न्यूटन का लॉ है, क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होती है, उसी संदर्भ में आपको यह चीज़ें निकल कर सामने आती है। आपको हमेशा यह बताया जाता है जब आप अभी कर्म अच्छे करिए तभी जाके आपको फल अच्छा मिलेगा, ऐसा भी बोला जाता है। पर एक कॉन्सेप्ट यह भी है कि जब आप शांत स्वभाव से रहते हैं, अपने आस के प्रति, लक्ष्य के प्रति काम करते हैं, वर्तमान में रहकर काम करते हैं, तो आपको भविष्य के लिए प्रतिफल आपका उसी अनुपात में बनेगा। अर्थात वर्तमान का कार्य भविष्य के प्रतिफल के तौर पर दिखता है। आप जिस तरीके का कार्य आज करेंगे वही प्रतिफल के तौर पर होगा। या इस प्रकार से भी आपको एक क्वेश्चन टॉपिक बना के पूछ सकता है, जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान। अर्थात एक ध्यान रखिएगा, हमने तो बना रखा है हुआ कि हम बहुत बड़े आइडियोलॉजिकल विश्लेषक हैं, आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं, हमारी ओरा बहुत अधिक है, पर हमारा प्रतिफल क्या उसका है कि हम जब कोई लोग आता है तो हम उसके समस्या का समाधान नहीं ढूंढ पाते। तो इस प्रकार के आपको कॉन्सेप्ट सुनते होंगे, कर भला तो होगा भला। इस प्रकार का भी कॉन्सेप्ट प्रतिफल के संदर्भ में ही देखा जा सकता है। जैसा आप करिएगा वैसा ही आपका भला होगा। अर्थात 4 लोगों के साथ आप बेहतर प्रबंधन कर पाएंगे, बेहतर बात करेंगे तो 8 लोग आपके साथ जुड़ेंगे, 16 लोग जुड़ेंगे, 64 लोग जुड़ेंगे, 184 182 लोग जुड़ेंगे। इस तरीके से जैसा आप करिएगा वैसा भरिएगा। अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट के संदर्भ में आपकी बातें होंगी, ठीक है ना। तो आपको यह समझना होगा कि वर्तमान कार्य आपके प्रतिफल भविष्य की बात करता है। तो यहाँ पर दोनों के अंतर संबंध से आपको प्रश्न पूछेगा, अंतर संबंध के बारे में प्रश्न पूछेगा, इसे याद रखिएगा। अंतर संबंध जो असंबंध होगा उसका प्रश्न पूछेगा, उसमें आपके संदर्भ पूछे, जैसे बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आपको इस प्रकार लोकोक्तियाँ पूछा जाता है। न्याय में देर अंधेर नहीं, अर्थात न्याय में देर, एक यहाँ से भी प्रतिफल की बात होती है, जहाँ पर आप क्या करते हैं, आप धैर्य के साथ शासन अभिशासन की बात करते हैं। तो शासन प्रशासन जो हमारा है, जो न्यायपालिका, वो आपके साथ खड़ी रहती। आप सच्चे हैं, आपके पास किसी प्रकार का नेगेटिविटी नहीं है, किसी भी कानून के प्रति आपने विरोध प्रदर्शन नहीं किया, इस प्रकार से नहीं उल्लंघन किया है, तो आपको उसका फल हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। तो इस तरीके से न्याय में देरी अंधेरा नहीं है। तो यह प्रकार के कॉन्सेप्ट भी आपको प्रतिफल से ही पूछे जाते हैं। तो सारे को क्या करना है, इससे टैली करके प्रश्न को बनाना है। जो जहाँ पर पारिवारिक जीवन की तमाम संबोधन, रिश्ते नाते, जो परिपालन में अपनत्व का भाव जरूरी नहीं, लेकिन उसकी काफ़ी हद तक दूसरे के संबल माना जाता है। तो इस तरीके से जो वर्तमान का चीज़ है वो भविष्य पर निर्भर करता है, भविष्य निर्भर वर्तमान पर करता है। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जो है ना, आपको जो भारतीय उपनिषद में मिला है उसी के आधार पर इसका ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप कीजिएगा। यहाँ से कुछ संभावित प्रश्न को आप लोग क्या करना है, जोड़ के देखना है, या इससे संबंधित कुछ चीज़ों को अपने आइडियोलॉजी में विकसित करना है, ताकि आप चीज़ों को समझ पाए, लिख पाए और अच्छे से उत्तर लेखन कर पाए। तो इन सारे टॉपिकों पर अभ्यास कीजिएगा और चीज़ों को अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हमें देखने के लिए, सुनने के लिए, समय देने के लिए। लगातार हम चीज़ों को कवर कर रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। व्हाट्सएप चैनल में, व्हाट्सएप स्टेटस में अपना लगा सकते हैं, हमें सपोर्ट कर सकते हैं। जब तक सपोर्ट नहीं कीजिए चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ध्यान रखिएगा, हमें और भी आपका सपोर्ट की आवश्यकता है। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।